हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक ही बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट पर आज हम पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आराम से देखिए, आखिरी तक ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। देखिए, आज हम देखने वाले हैं रदरफोर्ड का वह एक्सपेरिमेंट जो कि थॉमसन के द्वारा सुझाए गए तरबूज मॉडल को पूरी तरह से फेल कर दिया। तो यह रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कैसा है, कैसा रहा और इसमें भी कुछ कमियां आई, तो इसको 3 स्टेप में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उसके एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसा था उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया, इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें क्या दिखाई दिया वो हम देखेंगे, और उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उस ऑब्जर्वेशन का क्या रिजल्ट आया उसको हम देखेंगे। उसके बाद इस मॉडल में कुछ कमियां आई, ड्रॉबैक जिसको बोलते हैं, वो क्या था। तो ये सारा चीज़ हम आज देखेंगे, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो ध्यान से आराम से देखिए सबसे पहला हम देखते हैं ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा है। कुछ इस तरीके से देखिए, यह जो एक्सपेरिमेंट है 1911 में एक बार करने के बाद वो इस एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराए होंगे निश्चित रूप से, और उनके 2 स्टूडेंट भी उनके साथ में रहे हैं। ये देखिए, अब गीजर है कि गीगर है, अब क्या बोले, उन हारेनर नाम तो कुछ अलग रहता है। तो गीगर और मार्सडेन नाम के 2 स्टूडेंट हैं उनके, जो कि उनके साथ में ही इस एक्सपेरिमेंट को किए हैं। तो ये तीनों मिल करके इस एक्सपेरिमेंट को किए। तो सेटअप कुछ इस तरीके का वो बनाए थे। देखिए, एक्सपेरिमेंट शायद एटम की जानकारी के लिए वो ही किए होंगे। मेरे ख्याल से रेडियोएक्टिव पदार्थ से जो अल्फा बीटा किरणें निकलती हैं, इन किरणों को धातुओं से टकरा करके शायद कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये स्टार्ट हुआ होगा कि कितने मोटी शीट या कितनी मोटी धातुओं से इसे रोका जा सकता है, या एटम के बारे में ही जानने के लिए क्या होगा ये तो पता नहीं है। परंतु अल्फा कणों को ये धातु के पतली शीट, पतली पन्नियों पर वो बौछार करा करके, टकरा करके देख रहे थे। तो देखिए, सेटअप इस तरह से है। ये लेड बॉक्स एक लिया हुआ है। उस समय तक ये भी जानकारी हो चुकी थी, बैक्यूरियल साहब भी शायद बता दिए थे कि 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी लेड बॉक्स पर यदि रेडियोएक्टिव पदार्थ को रख दिया जाए तो उसकी किरणें, अल्फा बीटा गामा किरणें जो खतरनाक हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो लेड बॉक्स से ही एब्जॉर्ब करके रख लेता है। तो इसी तरीके से एक लेड का बॉक्स बनाया गया है, जो छोटा सा छिद्र उसमें बनाया गया था उसके किरणों को निकलने के लिए। हम इस तरह से इसको बना दिए हैं, और इसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया गया। हो सकता है बिस्मथ, हो सकता है रेडियम, हो सकता है पोलोनियम, कोई हो सकता है। और यहाँ से एक छोटी छिद्र के माध्यम से इसमें से अल्फा किरणों को इधर लाया गया। अब अल्फा कण आपको बताया जा चुका है 2 इकाई आवेश और 4 इकाई द्रव्यमान का यह एक बहुत ही भारी कण होता है। अब इधर देखिए, ये क्या है, ये है गोल्ड की बहुत ही पतली सी शीट है, गोल्ड फॉइल। फॉइल कहने से आप लोग देखेंगे एल्यूमिनियम की फॉइल जो नाश्ता वगैरह को लपेट के दिया जाता है, वो काफ़ी देर तक वो गर्म रहता है। तो वैसी पतली शीट होती है, कागज की तरह एक पतली पन्नी है, बहुत ही पतली शीट है, एकदम पतली लिया गया है। और वैसे तो वो बहुत सारे मेटल पर एक्सपेरिमेंट किए होंगे, परंतु हमको जो बताया गया है, जो बुक्स में होता है, उसमें गोल्ड शीट का ही बताया जाता है। इसका कारण शायद ये हो सकता है क्योंकि गोल्ड जो है बहुत ही मेलिएबल है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। यदि बिल्कुल प्योर गोल्ड की बात करें तो उसको पीट करके एकदम पतली शीट बनाना बहुत आसान है, इसीलिए इसको गोल्ड लिया गया है और उसी को हमारे बुक्स में इस एक्सपेरिमेंट को दिया गया है। और पतली शीट क्यों लिया गया, इस पर भी हम
जानकारी ले लें। तो पतली सीट इसलिए लिया गया क्योंकि वो चाहते थे कि गोल्ड के जो एटम है वो उनका एक ही लेयर है। इधर गोल्ड 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 है, उसके पीछे फिर गोल्ड गोल्ड, जितना मोटा लेंगे उतनी ज़्यादा गोल्ड के एटम उसमें होंगे। तो वो ज़्यादा मोटा लेंगे तो एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन निकालने में या समझने में परेशानी हो सकती है। इसलिए वो चाहते थे कि एकदम एक ही लेयर रहे, एकदम पतली सीट बना करके गोल्ड का एक ही लेयर उसमें रहे, एक लेयर गोल्ड 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 गोल्ड, इस तरह से गोल्ड के एटम रहे, उसमें सेकंड लेयर थर्ड लेयर ना हो। तो बहुत ही पतली सीट गोल्ड का लिया गया है। और ये है इस तरह से एक ऐसा ये बंद किया गया पूरा, ये इस तरह से समझे इसको। ये है जिंक सल्फाइड का या कुछ और भी हो सकता है जो फोटोग्राफिक प्लेट की तरह कार्य करे। इसका रोल क्या है, यहाँ से जो भी अल्फा पार्टिकल जब विचलित हों या सीधा जहाँ जैसे भी ये गुजरें तो इधर आकर के टकराएंगे। तो अल्फा पार्टिकल की एक खासियत है कि फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ते ही उस पर एक धब्बा बना देते हैं, एक चमक आ जाता है, वाइट चमकीला एक धब्बा बन जाता है। तो इससे देखा जा सके कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कहाँ कहाँ डेविएट हो रहे हैं, विचलित होकर के किस किस दिशा में जा रहे हैं, गोल्ड फाइल से टकराने के बाद या सीधा निकल जा रहे हैं, कहाँ कहाँ ये किस तरह से उनमें विचलन होता है, इनमें किस तरह से स्कैटरिंग होता है। इसी को जानने के लिए इस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट को पूरी तरह से इस तरह से कवर कर दिया गया है ताकि अल्फा किरणों का जो विचलन है उसको देखा जा सके। सेटअप को समझने के बाद अब देखते हैं हम इनका एक्सपेरिमेंट क्या है और उसका क्या रिजल्ट उन्होंने सोचा। तो देखिए अल्फा किरणें जब यहाँ से निकल करके आ रही थी तो उनको क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिखा, उनका ऑब्जर्वेशन जरा हम इसको समझते हैं और यही ऑब्जर्वेशन ही रिजल्ट की ओर लेके जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या था, देखिए मैक्सिमम 99.8% तक जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे निकल गए, सीधे निकल गए, मतलब जूम 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 इस तरह से वो सब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल तेज रफ्तार से जा रहे हैं। आपको बताया गया अल्फा पार्टिकल बहुत फास्ट होते हैं, प्रकाश की चाल की 5, 7, 8% की स्पीड से वो चलते हैं। तो एकदम इधर से जूम 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 इस तरह से जा रहे हैं। तो 99.8% तक कुछ भी उनमें डेविएशन नहीं हुआ, ज़्यादातर मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल है वो बिल्कुल सीधा निकल गए, गोल्ड फाइल को पेनिट्रेट करते हुए गोल्ड फाइल से गुजर के इस तरह से इसी के सीधा इस तरह से इसमें हिट करने लगे और उसका ढेर सारा धब्बा बन गया फोटोग्राफिक प्लेट पर। दूसरा ऑब्जर्वेशन दिखा जो हजारों में एक, हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें लिखा होता था 200 में एक पार्टिकल विचलित हो गया, उसका मार्ग ऐसे विचल गया। बाद में कुछ किताब में आजकल देखा जाता है 8000 में से एक, तो इसलिए हजारों में एक बोल दे रहे हैं। चलिए आज के डेट कर ले लेते हैं, 8000 में एक अल्फा पार्टिकल विचलित हो गया, बहुत कम, 8000 अल्फा कणों में से कोई एक का मार्ग विचलित होते हुए दिखाई दिया। ऐसा शुरू में लग रहा था कि कुछ एक्सपेरिमेंट में कुछ हो ही नहीं रहा है, सब फालतू टाइम वेस्ट है, सब के सब सीधे निकल जा रहे हैं। लेकिन देखा गया कि 8000 में से एक या हजारों में से एक बोल सकते हैं। इसमें इस डेटा का, इस संख्या का कोई विशेष महत्व नहीं है आपको या हमको इसको याद करने या ये कभी नहीं पूछा जाएगा, बस समझना है एक्सपेरिमेंट क्या था। तो हजारों में से एक पार्टिकल इस तरह से डेविएट हो रहे थे, इस तरह से उनका जो सीधा न जाकर कैसा इधर या उधर मुड़ जा रहे थे, उनका मार्ग विचलित हो रहा, थोड़ा सा मुड़ के जा रहे थे इधर। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन दिखा था वो था, हम लोग पढ़ते थे उस समय लिखा होता था 20,000 में से एक, बाद में कुछ किताबों में लिखा गया है 10 लाख में से, और शायद यही सही हो सकता है, तो हम लिख देते हैं 10⁻6 में एक अल्फा पार्टिकल, अर्थात लाखों में एक अल्फा पार्टिकल पूरा रिटर्न हो जा रहा था
180 अंश के कोण पर वापस हो जा रहा था। इस तरह से सामने से इधर आया और तुरंत वहीं पे वापस आया। जैसे ही सामने गया कुछ ऐसा हुआ कि तुरंत उसको रिटर्न होना पड़ गया। जूम जूम गया वापस। सिर्फ लाखों में से एक, सबसे कम लाखों में से 10 लाख में से एक पार्टिकल रिटर्न हो रहे थे और हजारों में से एक पार्टिकल डेविएट हो रहे थे और मैक्सिमम ये सीधा निकल जा रहे थे। तो ये 3 जो ऑब्जर्वेशन दिखा था वो इन्हीं से कंक्लूजन निकाला गया। देखिए ये 3 मुख्य ऑब्जर्वेशन था। मैक्सिमम सीधा निकल गए और बहुत कम विचलित हुए और उससे भी कम लाखों में एक पार्टिकल जो है वो वापस आ रहे थे। तो इन तीनों प्रकार के ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट उन्होंने निकाला, इसको अब हम देखते हैं। देखिए इसको अब सेटअप को हटा देते हैं। अब रिजल्ट या कंक्लूजन बोल सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने, किस निष्कर्ष पर पहुंचे इस ऑब्जर्वेशन से। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं, कोई मार्ग में कोई अवरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है खाली है, परमाणु का अधिकांश भाग पूरी तरह से खाली है। तो सबसे पहला निकाल दिया गया कि परमाणु में अधिकांश खाली जगह है, पूरी तरह से खाली है। अब इसको हम अब एक पार्टिकल के लिए लेकर के समझेंगे। तो इस तरीके से एक परमाणु को हम मान करके चल रहे हैं, तो यहाँ मैक्सिमम जो है वो इस तरह से सीधे सीधे ही जा रहे हैं। ऐसा करोड़ों अल्फा पार्टिकल जब इसमें से हीट कराया जा रहा था तो 99% 99 से भी ज़्यादा सीधे निकल जा रहे थे और कुछ उसमें से इस तरह से डेविएट हो रहे थे और सबसे कम लाखों में एक जो है वो रिटर्न हो रहा था। तो इस तरह से सबसे पहला जो सीधा निकल गए उससे निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, कुछ भी नहीं है। ओके, दूसरा देखिए कि कुछ विचलित क्यों है, कुछ विचलित होने का मतलब क्या है। देखिए कोई कण यदि वो आवेशित है, जैसे अल्फा पार्टिकल में 2 इकाई धनावेश है, तो 2 इकाई धनावेश यदि कहीं से जाते जाते थोड़ा विचलित हो गया, मतलब उसको रिपल्सन फोर्स वहाँ पे कार्य कर रहा है, उसको कुछ प्रतिकर्षित करने वाला अंदर में है जो उसको प्रतिकर्षित कर दिया और उसको मार्ग भटकने को मजबूर कर दिया और उससे ज़्यादा पावरफुल धनावेश होना चाहिए जो उसको रिपेल कर दिया। तो ये जो विचलित हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर ये मान के चलेंगे, यहाँ इसके मार्ग ये अल्फा पार्टिकल है जो कि 2 इकाई धनावेश का है, तो उस 2 इकाई धनावेश को मुड़ने के लिए या विचलित होने के लिए मजबूर कर रहा है। मतलब इससे भी ज़्यादा धनावेशित भाग यहाँ पर कुछ है या धनायन वहाँ पर है जो इस अल्फा पार्टिकल जो कि अपने आप में बहुत भारी पार्टिकल है उसको विचलित कर दे रहा है। तो इस तरीके से ये जो विचलन हो रहा है वो कहीं न कहीं उसके भीतर कुछ न कुछ एक इससे ज़्यादा उच्च घनत्व वाला ज़्यादा पावरफुल धनावेश उपस्थित है। तो इस तरह से ये मतलब दूसरे ऑब्जर्वेशन से आया कि अल्फा कण से उच्च धनावेश होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात हम देखेंगे कि इसी ऑब्जर्वेशन इसी विचलन से थॉमसन का वह मॉडल पूरी तरह से फेल और असफल कहा गया। थॉमसन जी ने क्या कहा था कि तरबूज के लाल गुदा की तरह सारे के सारे धनावेश पूरे फैले रहते हैं। मान लीजिए इतना बड़ा गोला है, उनका इतना बड़ा तरबूज है, तो पूरा
पूरे क्षेत्रफल और उसके पूरी चारों तरफ पूरे उसमें पूरी तरह से धनावेश फैला हुआ है। यदि सभी तरफ धनावेश फैला होता तो यहाँ पर हर अल्फा पार्टिकल को विचलित होना चाहिए, क्योंकि ये भी धनावेश है, अल्फा पार्टिकल भी धनावेश है, और यदि सभी तरफ उसके प्रोटॉन का धनावेश सब तरफ फैला हुआ है तो सभी कणों को विचलित होना चाहिए इधर उधर इधर उधर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैक्सिमम पार्टिकल सीधा निकल जा रहे हैं, इसका मतलब सारा धनावेश परमाणु में फैला हुआ नहीं है। इसीलिए थॉम्सन मॉडल पूरी तरह से गलत साबित हुआ और गलत मान लिया गया। थॉम्सन का तरबूज मॉडल गलत हो गया। और किसी एक जगह पर जरूर वो प्रोटॉन उपस्थित हैं जिसकी वजह से इस अल्फा कण को विचलित होना पड़ा है। तो तीसरी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था वो था तीसरा, यहाँ पर यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जाते हुए तुरंत लौट के आ जा रहे हैं। अब सोचो, इतनी तेज गति से कोई दौड़ रहा हो, बहुत ही फास्ट गति से, और बहुत ज़्यादा भारी कण है वो दौड़ रहा है, और उसको कहीं से टकरा के वापस आना पड़े, मतलब उससे कितना ज़्यादा मजबूत दीवार उसके सामने आ गया है। तो यहाँ पर चूंकि अल्फा पार्टिकल में धनावेश है और बहुत ज़्यादा मैसिव है, बहुत भारी कण है, तो उस भारी कण को जाकर के हीट होकर के वापस लौटना पड़ रहा है। इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा मजबूत, कहीं ज़्यादा घनत्व वाला, कहीं ज़्यादा दृढ़ और कहीं ज़्यादा उच्च धनावेश वाला छोटा सा जगह है जहाँ पर उस परमाणु का सारा धनावेश वहाँ केंद्रित है, डेंस है एकदम, और सारा का सारा द्रव्यमान भी वहाँ पे केंद्रित है। बहुत ही मजबूत, ठोस और उच्च धनावेश वाला एक छोटा भाग है जिससे अल्फा कण जाते ही टकरा कर वापिस आ जा रहा है। हाथी चल रहा है और उधर से मक्खी दौड़ करके आई, उससे टकराया तो क्या होगा, टकरा के उसको वापस जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इसी ऑब्जर्वेशन से इस भाग को कहा गया न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस शब्द यहाँ से बनाया गया, यहाँ से आया, और किसी नाभिक के शब्द को इसी प्रयोग के द्वारा लाया गया। किसी परमाणु में अंदर एक ऐसा भाग है जहाँ संपूर्ण धनावेश केंद्रित है और सबसे उच्च द्रव्यमान भी वहाँ पर है। इसी को न्यूक्लियाई या नाभिक कहा गया, और इसीलिए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल कहा जाता है, नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहा जाता है। नाभिक शब्द, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस शब्द यहीं से बना और यहीं से फिर निकल के आया कि परमाणु के भीतर उच्च घनत्व वाला, उच्च द्रव्यमान वाला और उच्च धनावेश वाला एक सेंटर छोटा सा पार्ट है जिसको नाभिक कहा जाता है, और उसका साइज भी इन्होंने मेजर कर लिया और बताया। तो न्यूक्लियस होता है, उसका साइज 10⁻15 मीटर या 10⁻13 सेंटीमीटर होता है न्यूक्लियस नाभिक का साइज, नाभिक का आकार। जबकि परमाणु का जो होता है, एटम का, वो होता है 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर। ये देखिए, अगर इस पर ध्यान दें तो क्या देखने को मिल रहा है, परमाणु का आकार नाभिक की तुलना में 10⁵ गुना ज़्यादा है। मतलब 10⁵ कहने से 1 लाख, तो परमाणु की तुलना में नाभिक 1 लाख गुना छोटा है, मतलब एकदम छोटा सा। और यहाँ से ये कंक्लूजन स्पष्ट होकर के आया कि इसके अंदर सारा धनावेश केंद्रित है, जिसको नाभिक कहा जाएगा, न्यूक्लियाई कहा जाएगा, न्यूक्लियस कहा जाएगा। तो इस 3 ऑब्जर्वेशन से 3 इंपॉर्टेंट जो है वो, केंद्र में उच्च धनावेश है जिसे नाभिक कहा जाए, नाभिक न्यूक्लियाई कहा जाए। देखिए, इस समय तक
न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है, अभी न्यूट्रॉन की बात यहाँ नहीं हो रही। सिर्फ ये देखा गया है कि सारा का सारा द्रव्यमान केंद्रित है एक जगह पर और उच्च धनावेश भी है। तो उच्च धनावेश है वो प्रोटॉन का है, ये तो समझ में आ रहा था, और सारा प्रोटॉन एक जगह में है, इसलिए उसका द्रव्यमान वहाँ पर केंद्रित है, ये माना जा रहा था। अभी 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। बाद में फिर ये पता चला कि सारा जो द्रव्यमान, इतना उच्च द्रव्यमान वहाँ था, वो न्यूट्रॉन भी वहीं केंद्रित होने की वजह से था। अभी ये पता नहीं था कि कोई न्यूट्रॉन नाम का कोई कण है, लेकिन ये जरूर इनको एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि सारा द्रव्यमान एक ही जगह एकदम दृढ़ मजबूत उच्च घनत्व है, एक बीचों बीच में एक जगह पे, जहाँ से अल्फा कण जो है वो रिटर्न हो जा रहा है। अब देखिए इसके बाद 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष के बाद 2 रिजल्ट और उनको देखने को मिला। चौथा निष्कर्ष पर वो पहुंचे थे, ये तो तीनों इंपॉर्टेंट है। चौथा ये था कि बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट को पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जो रिटर्न होकर के आने वाले जो कणों की संख्या है वो सब धातुओं में अलग अलग हो रहा था। उस समय शायद धातु को ही प्रयोग किए थे, धातु शब्द लिखा रहता है। तो सभी धातुओं में ये 180 अंश के कोण पर रिटर्न होने वाले अल्फा कणों की संख्या अलग अलग थी। इससे ये सिद्ध हो रहा था कि यहाँ पर जो धनावेश है वह भी अलग अलग परमाणु में अलग अलग मात्रा में, अर्थात प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी सभी परमाणु में। तो कहीं न कहीं यहाँ पर परमाणु संख्या का भी यहाँ पर ये आधारशिला रख दिए थे, यहीं से मान रहे थे कि हाँ सब में प्रोटॉन अलग अलग होते हैं और प्रोटॉन अलग अलग होने से इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होंगे। तो ये चौथा ऑब्जर्वेशन आ रहा था कि वापस होने वाले जो कण वापस होने वाले अल्फा कण अलग अलग परमाणु के लिए अलग अलग था। अब ये तो हो गया इतना 4 ऑब्जर्वेशन। तो अब जो उनके दोनों स्टूडेंट थे गीगर और मार्सडेन, वो पूछे ठीक है सर ये तो बहुत सही लग रहा है, सारा एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है। अब वो पूछे सर ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ होता होगा? यहाँ तक तो बिल्कुल सही है सर, ये दिख रहा है कि सारा का सारा प्रोटॉन यहाँ पर ये जगह पे केंद्रित है, जिससे वो अल्फा पार्टिकल जो है रिटर्न हो जाने हैं। इलेक्ट्रॉन को फिर कहाँ पे होना चाहिए? तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं इस तरह से होना चाहिए, यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन को इस तरह से उसके दूर दूर कहीं पर होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि रहेंगे तो सर ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं तो उनको उसके रास्ते में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो फिर उसमें कुछ विचलन या ऐसे कुछ होना चाहिए। तो बोले नहीं, अल्फा पार्टिकल 4 इकाई द्रव्यमान का बहुत भारी कण है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 1836वां भाग होता है, 1837, कुछ किताब में 1836 1837 बताया जाता है। हाइड्रोजन की तुलना में 1/1837वां भाग होता है, और ये हाइड्रोजन की तुलना में 4 गुना भारी है। तो अल्फा कण के सामने में, एक हाथी के सामने में एक चूहा या चींटी के समान है ये इलेक्ट्रॉन। तो इसके मार्ग में आने से अल्फा कण को कोई प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बड़े ट्रक में से यदि कोई छोटा मोटा कीड़ा या मक्खी टकराया जाएगा तो उसके रास्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अल्फा कण सीधा सीधा निकल जा रहे हैं। और इसका बहुत ज़्यादा चार्ज होने की वजह से बहुत तेज गति से जा रहा है, इसलिए अल्फा कणों के मार्ग में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसका कोई उस पर असर नहीं हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो सारे इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फैले हुए होना चाहिए, उसके कहीं पर इस तरह से बाहर में, और बीचों बीच में सारे के सारे प्रोटॉन को होना चाहिए। ऐसा रदरफोर्ड अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर ये स्टूडेंट गीगर और मार्सडेन कहते हैं सर एक डाउट है मुझे अभी। हाँ बोलो, क्या डाउट है? यदि इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर में कहीं न कहीं घूमते रहे होंगे तो सर इलेक्ट्रॉन पर
नेगेटिव चार्ज है और सारा का सारा प्रोटॉन यहाँ पर केंद्रित हैं, तो सारे के सारे प्रोटॉन एक जगह में हैं, तो इनका धनावेश बहुत ज़्यादा है। तो उस जो न्यूक्लियस बोल रहे हैं, जो न्यूक्लियस बोल रहे हैं, उसका पावर तो बहुत ज़्यादा है सर। तो बोले हाँ, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह में, सारा धनावेश एक साथ है, तो बहुत पावरफुल नाभिक हो गया। तो उस पावरफुल नाभिक के द्वारा तो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेना चाहिए। इस तरह से जूम 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 सारा इलेक्ट्रॉन आकर कैसे चिपक जाना चाहिए सर। आप बताए हैं कि भाई कूलम्बिक फोर्स, इसमें धन आवेश है, इसमें ऋण आवेश है, तो दोनों विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, तो वो खींच नहीं पाएगा, तो ये नाभिक में एकदम आकर के चिपक जाना चाहिए सर। ऐसा कि कैसे हो सकेगा कि इलेक्ट्रॉन घूम बाहर पड़े हुए हैं। तो थोड़ी देर रदरफोर्ड ऐसा सोचे, बात तो ठीक कह रहे हो। चलिए इसका जवाब देता हूँ मैं, बोले, और वो उनको थोड़ा सा समझाए। इसको अब मिटा देते हैं। उनका कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन, एकदम सही कह रहे हो, कूलम्बिक फोर्स के द्वारा उन्हें अपनी ओर खींच लेना चाहिए, लेकिन जो कूलम्बिक फोर्स नाभिक का आकर्षण बल इधर कार्य कर रहा है, जिसको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है, जो उसको अंदर की ओर खींच रहा है ट्रैक्शन बल से। तो यह इलेक्ट्रॉन इसके आकर्षण बल को, कूलम्बिक फोर्स को न्यूट्रल करने के लिए वह घूमना चालू कर देता है। वो घूमता है और घूमने की वजह से उसका जो बल लगता है वो m/a, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार द्रव्यमान और उसमें त्वरण जब होता है, तो वह निश्चित द्रव्यमान का कण जब घूमने लगता है तो उस पर कार्य करने वाला अपोजिट बल को वो न्यूट्रल कर देता है। और चूंकि यह जो इसका जो त्वरण है वो घूमने की वजह से निश्चित वेग से घूम रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, और उसका रेडियस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं mv²/r। ये कूलम्बिक फोर्स जो अंदर की ओर खींच रहा है नाभिक, उसको न्यूट्रल करने के लिए वह इलेक्ट्रॉन बोलता है कि अब मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा, तो ऐसे करके वो घूमने लगता है। तो घूमने लगता है तो उसको, जिसको हम लोग बाहर की ओर कार्य करेगा एक बल, उसको हम कहेंगे अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि mv²/r के बराबर होता है। तो यही mv² उसको बाहर की ओर खींच के रखता है और वो एक अंदर नाभिक के भीतर जो है खींच करके नहीं जाता है और वो घूमता है। तो इस तरह से घूमना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से कहीं उसके चारों तरफ ऐसे राउंड लगाते रहते हैं। तो वो स्टूडेंट बोले सर बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। नहीं आई? चलो ठीक है, एक प्रयोग करके तुमको सिखा रहा हूँ। बोले 1-2 स्टूडेंट को और बुलाओ। बोले ठीक है, बुला करके लाए। 4-5 स्टूडेंट आ गए और तुम 4-5 स्टूडेंट एक रस्सी को पकड़ो और मेरी कमर में ऐसा बांध दो। बोले और चारों एक जगह इकट्ठा हो जाओ बीच में, और मैं इधर दूर में खड़ा हो जाता हूँ। पूरा रेडियस जितना जा रहा है, जितना रस्सी की लंबाई, वहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ और तुम चारों मुझे अपनी ओर खींचो। बोले तो सब के सब उसको अपनी तरफ खींचे, तो वो खिंचा करके आ गए। मैं अब खिंचा करके आ गया ना। हाँ, यही तुम लोग बोल रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से खिंचा करके आ जाएगा। तो हाँ सर, यही तो हम बोल रहे हैं। बोले चलिए अब दूसरा भाग इसका देखते हैं। अब दोबारा से मैं जा रहा हूँ पूरा लंबाई तक, और अब दोबारा तुम लोग को जब बोलूँगा तुम लोग खींचना। बोले अब जैसे ही बोले अब खींचो, बोले वो दौड़ने लगे। ऐसा रस्सी से आप बंधे हो और कोई उसको आपको अंदर क्यों खींच रहा है, तो उसके बल के विरुद्ध आप दौड़ने लग जाओगे। ऐसा राउंड घूमने लग जाओगे, तो वह बल न्यूट्रल हो जाता है, वो अंदर की ओर नहीं खींच पाएगा। उसी को कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। mv²/r होता है। उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और उस कितनी तेज गति से घूम रहा है इस पर निर्भर करेगा, और ये त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका जो बल निकल के आता है, वह बल इस कूलम्बिक फोर्स को जो अंदर की ओर खींच रहा है उसको न्यूट्रल कर देता है, और वह घूमने वाला व्यक्ति जो है वो केंद्र की ओर नहीं खिंचाएगा।
तो अब खींच पा रहे हो क्या? ऐसे कि दौड़ रहे हो मस्त, रदरफोर्ड खूब दौड़ रहे हैं और ये खींचने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं खींच पा रहे हैं। बोले अब समझ में आया? बोले यस सर। बोले समझ में आ गया सर। बोले तो इसे बोलते हैं दिमाग। बोले कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा घूम रहा है, कहीं भी किसी भी कक्षा में कोई भी एक ऑर्बिट बना करके, रिंग बना करके कहीं भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे हैं, इसीलिए वह इसमें आकर के नहीं चिपक रहे हैं। तो बोले बिल्कुल सही सर, एकदम सही मान गए सर। बोले ऐसा है। तो इस तरह से वो अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक रिजल्ट में पहुंचे और बोले कि प्रयोग को बार बार दोहरा करके देखिए और उसके बाद हम सारे साइंटिस्ट साथियों को बुलाएंगे और बताएंगे कि देखिए भाई थॉमसन मॉडल जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल है और इसमें इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं जिसमें एक ऐसा 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 रिजल्ट है, हम शो करेंगे। बोले डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, तुम लोग इसको बार बार रिपीट करके देख लो। तो बार बार करने के बाद देखिए, उसके बाद फिर पूछिए वही आ रहा है, सब चीज़ वैसे ही रिजल्ट है जैसा हम देख रहे हैं? तो बोले हाँ सर वैसे ही आ रहा है। तो ठीक है। बोले चलिए अब हम सभी साइंटिस्ट हमारे साथियों को बुलाते हैं और बताते हैं इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है एक एटम के बारे में। तो सभी को बुलाते हैं और इनको डेमोन्स्ट्रेट करके हम लोग इनको दिखाएंगे। बोले ठीक है सर। बोले उसके बाद सबको कॉल किया गया होगा, सबको बुलाया गया होगा, बहुत बड़े हॉल में लेकर के पूरा सबको बैठाया गया, पानी बॉटल रखा गया, चाय बिस्किट वगैरह कराया गया और उसके बाद फिर हाँ सर बोलिए क्या बात है, सारे के सारे साइंटिस्ट वहाँ पर आए हुए हैं और ये एक्सपेरिमेंट करके बताया जा रहा है, ऐसा 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 सबको बताया गया। और इस तरह से देखिए इतने सीधे सीधे चल दिए, मतलब खाली जगह है, एटम के अधिकांश भाग जो है वो खाली है और बहुत ही कम डेविएट हो रहे हैं। और डेविएशन का मतलब ये है कि यहाँ पर यह जो उच्च धनावेश है इसके किनारे से गुजरने की वजह से ये इस तरह से इनमें विचलन दिखाई दे रहा है। तो सभी बोले बिल्कुल सही है और इस तरह से लाखों में से अल्फा पार्टिकल जो है रिटर्न हो जा रहा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा डेंस और मसिव कुछ भाग वहाँ पर है इस परमाणु के भीतर में, जिससे अल्फा कण जो है टकरा करके या एकदम प्रतिकर्षित होकर के वापिस आ जा रहे हैं। तो सभी को मानना पड़ा और थॉमसन मॉडल को उसको गलत करार देना पड़ा, क्योंकि थॉमसन ने कहा था कि सभी और धनावेश फैले हुए हैं और इलेक्ट्रॉन भी बीच में धंसे हुए हैं। तो बोलिए यदि सभी तरफ धनावेश फैला होता तो सारे अल्फा पार्टिकल को इधर उधर विचलित होना चाहिए, उसका धनावेश इसके धनावेश में विचलन तो होगा प्रतिकर्षण की वजह से। तो बोले सही बात है, एकदम सही बात है। तो इससे आप क्या रिजल्ट निकालते हैं? तो वो कहे कि सर इसमें एक सेंटर में एक जगह में सारा का सारा प्रोटॉन है जिसके चलते उच्च धनावेश है, बिल्कुल सही बोले। और इलेक्ट्रॉन को इसके चारों तरफ किसी भी वृत्ताकार मार्ग पर उसको गति करते रहना चाहिए। और रदरफोर्ड ने उनको बुलाने से पहले अपने इस एटॉमिक मॉडल का एक नाम भी दे रखा था। उन्होंने कहा कि ये इस मॉडल को हम क्या कहेंगे, न्यू मॉडल जो हमने खोजा है उस न्यू मॉडल को हम नाम दे देते हैं। बोले वो बोले कि प्लानेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल, प्लानेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल, ग्रहीय इलेक्ट्रॉन मॉडल का नाम वो दे दिए। और इसी नाम से सभी साइंटिस्ट को बताए कि एक नया एटॉमिक मॉडल मैंने सोचा है। तो बोले कि ऐसा आपने क्यों सोचा, ग्रहीय प्लानेटरी मॉडल आपने क्यों दिया? इसलिए दिया है सर। बोले कि ये जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं ये वैसे ही है जैसे हमारे सौर मंडल में सोलार सिस्टम है, सेंटर में सूर्य है, सन है और उसके चारों तरफ सारे ग्रह जो है वो घूमते रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बीच में सारा का सारा प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कोई भी वृत्तीय मार्ग में घूम रहे हैं और घूमते रह रहे होंगे।
इसी निष्कर्ष के आधार पर मैं इसको ग्रहीय इलेक्ट्रॉन मॉडल नाम दिया हूँ। तो इस तरह से सारी डिटेल में इसकी जानकारी को डेमॉन्स्ट्रेट करने के बाद, सबके सामने प्रदर्शित करने के बाद 3-4 बार इस प्रयोग को एक्सपेरिमेंट करके सभी ने देखा, और उस देखने के बाद इधर बैठे हुए थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो कि एक फिजिसिस्ट थे, और उन्हीं के साथ में थे नील्स बोर, दोनों थे फिजिसिस्ट थे। दोनों आपस में चर्चा हुई और ऐसा कुछ चर्चा हुई। उसके बाद बोले कि आई ऑब्जेक्ट। नील्स बोर खड़े हुए, बोले सर मैं ऑब्जेक्शन करना चाहता हूँ यहाँ पर। बोले यस सर, बोलिए क्या है। कुछ दिन पहले ऐसा ही एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था हमारे साइंटिस्ट मैक्सवेल के द्वारा, जिसमें आप भी थे। वो ये था कि 2 चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं तो गति करने वाला बॉडी एक रेडिएशन इमिट करता है, एक तरंग उत्पन्न करता है, या एक यूं कहें कि ऊर्जा लूज करता है। ये आपने भी देखा था। तो बोले हाँ सर, मैं भी था उसमें। एक आवेशित कण और दूसरा आवेशित कण में से, दोनों में से यदि कोई एक गति करे तो गति करने वाला चार्ज पार्टिकल कुछ न कुछ रेडिएशन इमिट करता है, कुछ तरंग निकालता है, ऊर्जा उससे निकलते रहता है, और धीरे धीरे ऊर्जा की कमी होती जाती है और वह कुछ समय बाद स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। तो ये आपने उस दिन देखा भी था। तो बोले हाँ देखा तो हूँ सर, मैं भी था उस एक्सपेरिमेंट में, उस डेमोन्स्ट्रेशन में। तो वैसे ही यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यह न्यूक्लियाई है, ये नाभिक है, धनावेशित है। बोले हाँ। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इस तरह से, आपका कहना है कि इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहा है। तो हाँ सर। ये भी इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो हाँ। तो ये स्थिर है, और ये जब इस तरह से गति कर रहा है तो इसको रेडिएशन इमिट करना चाहिए, कुछ एनर्जी लूज करना चाहिए, और इस तरह से वो जब उसका रेडिएशन के माध्यम से एनर्जी लूज होता जाएगा तो उसका एनर्जी कम होते होते उसका जो है वो इस तरह से त्रिज्या घटता जाएगा, और लास्ट में ये नाभिक में गिर जाएगा, गिर जाना चाहिए। और इस तरह से परमाणु तो स्थायी हो ही नहीं सकेगा। तो सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। तो मैक्सवेल साहब फिर बोले चलिए मैं आप ही रस्सी वाला प्रयोग से आपको समझाता हूँ। बोले चलिए, आप रस्सी में बंधे हुए थे, आपके स्टूडेंट आपको अंदर को खींच रहे थे और आप दौड़ रहे थे, आपको अंदर नहीं खींच पा रहे थे। तो बिल्कुल सही सर। बोले कितने देर तक दौड़ पाओगे? बोले कितने देर तक? भाई दौड़ते 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 आप थकोगे कि नहीं थकोगे? क्योंकि जो वृत्ति गति ऐसा कर रहा है, 2 काम उसको करना पड़ रहा है। एक आपको केंद्र की ओर खींचने वाला रस्सी के विरुद्ध भी आपको चलना है ऐसा, और आपको दौड़ना भी है, क्योंकि स्पीड यदि नहीं रहेगा तो आप अंदर की ओर खींचा जाओगे। तो आपको स्पीड में दौड़ना भी है और उस आकर्षण बल के विरुद्ध भी आपको रहना है। तो इस 2 वर्क करने की वजह से आपकी एनर्जी लूज होगी। आप दौड़ते 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 थकोगे कि नहीं थकोगे? पहले तेज दौड़ोगे, उसके बाद धीरे धीरे बोलोगे हो गया, हार मानता हूँ, थक के बैठोगे कि नहीं बैठोगे? बोले तो हाँ सर, इधर तो इतना दूर तक तो मैं सोचा नहीं था। बोले तो भाई वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, नेचुरली यही चीज़ हो रहा है कि इस तरह से वृत्ति गति करने वाला यदि आवेशित बॉडी है तो वो थकेगा ही। जैसे हम एनर्जी के माध्यम से समझा रहे हैं, तो थक करके वो बैठ जाएगा, गिर जाएगा। तो वैसे ही यह इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति करता रहेगा तो हमेशा वो रेडिएशन इमिट करेगा, कुछ तरंग निकालेगा, ऊर्जा की हानि होती रहेगी, और ऊर्जा की हानि होने पर उसकी त्रिज्या छोटा होता जाएगा, और एक समय में यह नाभिक में गिर जाएगा। तो अब बताइए आपका क्या कहना है? तो बोले अपने दोनों स्टूडेंट की तरफ बोले, देखे और बोले
तो उनके स्टूडेंट लोग बोले बात तो सही है सर, उस दिन आप हमको घुमा दिए तो चक्कर खा के हम भी मान गए। बोले बात तो सही बोल रहे हैं, आप थोड़ी देर घूमे तो आपको लगा कि ऐसा इलेक्ट्रॉन घूमते रह जाएगा, लेकिन थकने वाली बात तो हम लोग नहीं सोचे थे सर। बोले तो हाँ सही बात है। बोले और सबके सामने वो एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं, इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, अभी इस पर और एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी डाउटफुल है। अच्छा, अब उसके थोड़ी देर बाद फिर एक और डाउट वहाँ पर होकर निकल कर के आया। ठीक है, ये हम ड्रॉबैक साथ में ही पढ़ रहे हैं ना, आपको सभी साइंटिस्टों को बुला करके डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद जो ये ऑब्जेक्शन करके आया, ये उनकी असफलता या कमी में काउंट हुआ। सबसे पहला कमी नाभिक के या परमाणु के स्थायित्व पर सवाल खड़ा हुआ। परमाणु स्थायित्व पर संदेह हुआ और यही उनके ड्रॉबैक कहे जाएंगे, उनके इस प्रयोग की असफलता कहे जाएंगे उस समय के लिए। उसके बाद फिर बाद में इसमें सुधार किया गया। और दूसरा जो डाउट आया वहाँ पर वो आया हमारा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, रैखिक स्पेक्ट्रम के संबंध में। ये क्या है जरा देखिए, ये दूसरा डाउट वहाँ आया। एक और साइंटिस्ट बोले सर एक डाउट मुझे और है। बोले क्या है कि यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी वृत्तीय मार्ग में घूमता रहेगा, जैसे यहाँ पर इनका कहना है कि ये नाभिक है, इसके चारों तरफ कुछ वृत्तीय मार्ग की हम कल्पना ऐसा करते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमेगा, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा सकता है, ऊर्जा मिलेगा तो फिर यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से इसमें भी जा सकता है, फिर वहाँ से स्टेबिलिटी नहीं होने के चलते वापस यहाँ आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा सकता है, फिर स्टेबिलिटी नहीं मिलने पर यहाँ वापस आएगा, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन किसी भी वृत्तीय मार्ग को अपना लेगा तो वह हर प्रकार की तरंग को लूज करेगा। जब अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है और वापस अपने ही नीचे लेवल में आएगा तो उतनी एब्जॉर्ब की हुई एक्स्ट्रा एनर्जी को वो रेडिएशन के रूप में, तरंग के रूप में वो बाहर निकालता है, जिसकी वजह से उसका लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। कोई भी एटम जो है लाइन स्पेक्ट्रम देता है, ये भी एक्सपेरिमेंटली देख चुके थे, मान चुके थे सब कोई। प्रत्येक परमाणु से लाइन स्पेक्ट्रम निकलता है। तो यदि ऐसा होगा तो सर ये हर एनर्जी के या हर तरंग दैर्ध्य वाला स्पेक्ट्रम को इसको देना चाहिए। और इसके आधार पर देखा जाए तो एटम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, सभी रंग की तरंगें उससे निकलनी चाहिए, क्योंकि हर यहाँ से एक ऊर्जा थोड़ी सी 0.1 या 0.2 ऊर्जा इससे ज़्यादा है तो इसको भी लिया, वापस आया तो ये इस एनर्जी वाला रेडिएशन देगा। यहाँ से दूसरे में गया तो यहाँ से वापस आते समय फिर दूसरी एनर्जी वाला देगा। इस तरह से तीसरे में गया तो तीसरी एनर्जी वाला या तरंग दैर्ध्य जो भी बोल लो, ठीक है। तो इस तरह से हर परमाणु को सतत स्पेक्ट्रम देना चाहिए। लेकिन एटम हम देख चुके हैं वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम शो करता है, मतलब एक लाइन देगा फिर कुछ रंग नहीं रहेंगे, फिर एक लाइन रहेगा, फिर इस तरह से। और प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित रंग का लाइट स्पेक्ट्रम मिलता है जो कि डिस्क्रीट कहा जाएगा और जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सतत स्पेक्ट्रम एटम के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो ये हम भी देख चुके हैं और इनके आधार पर देखा जाए तो परमाणु से सतत स्पेक्ट्रम निकलना चाहिए, परमाणु सतत स्पेक्ट्रम देना चाहिए। तो हाँ सही बात है। बोले तो रदरफोर्ड साहब को पूछे इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो बोले इन दोनों पर तो मैं सोचा नहीं हूँ, अब आगे और देखते हैं और कोशिश करते हैं। तो दोनों इस ऑब्जेक्शन से ये हम मान ले रहे हैं कि यह मॉडल अभी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये जरूर सबने माना कि इस बात को सभी को मानना पड़ा और माने
कि सारा का सारा प्रोटॉन एक जगह केंद्रित रहता है और उसी के चलते वह अल्फा कणों को रिटर्न कर रहा है, उसको वापस भेज दे रहा है, और बाकी जगह खाली होता है, ये भी सभी ने माना, और इलेक्ट्रॉन कहीं न कहीं घूमते होंगे ये भी माना। लेकिन अभी तक ये जो बात बोल रहे थे यहीं पे गलती हो रहा था, वो किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी कक्षा में, किसी भी वृत्तीय मार्ग में घूमेगा बोल दिए, सिर्फ इतना ही गलती हो रहा था। रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि वो किसी में भी घूमेगा बोलने के बजाय उनको बोलना था कि एक निश्चित मार्ग पर घूमता है। इसको आगे ऑब्जेक्शन उठाने वाले नील्स बोर ही इसका समाधान खोज के बताए, जरा सा भी इसमें समाधान कर दिए थे, उसको हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से रदरफोर्ड का यह जो एटॉमिक मॉडल है वो काफ़ी कुछ नया सिखा गया, बता गया, और यह प्रयोग उनका अमर भी हो गया, अभी भी इसको माना जाता है। इसका जो फंडा था, जो बेसिक बातें जो कह गए थे वो सबको मानना पड़ा, और उसमें जो एक दो ऑब्जेक्शन आया उसको नील्स बोर ही उसका समाधान निकाले और उसमें फिर सुधार करके फिर से बोर मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। लक कहें या किस्मत कहें या समय कहें, जे थॉमसन जी जो कि बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए एक फिलॉसफी या एक अपने कुछ सोच या लॉजिक के आधार पर वो तरबूज मॉडल दे गए थे, जो कि काफ़ी सालों तक मानते रहे, यहाँ के एक्सपेरिमेंट होते तक 1911 आते तक उसको मानते रहे, लेकिन उसमें ऑब्जेक्शन नहीं आया या उसको मानते रहे। और इनका देखिए एक्सपेरिमेंट करने के कुछ दिन बाद ही टाइम फिक्स हो गया, अमान्य कर दिया गया। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे होते रहते हैं, करते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रयोग करने के बाद जो सभी शंकाओं से दूर होकर के सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं साइंटिफिक फैक्ट। और आगे हम लोग देखेंगे नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, लेकिन उसको जानने से पहले हमें फिर कुछ डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा। उसमें जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम बताएंगे, स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताने की कोशिश करते हैं, और कुछ जिमैन इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, ऐसे कुछ और डेवलपमेंट छोटे छोटे हुए। डेवलपमेंट को पढ़ने के बाद एक दो दिन क्लास के बाद हम नील्स बोर मॉडल पढ़ेंगे और क्या सुधार किए और किस तरह से हम इसको आज मानते हैं, और आधुनिक में भी कुछ सुधार होते हुए आज हम एक एटम को कैसा देखते हैं, ये हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।